कौन कहता है कि निःशक्त किसी मंजिल को हासिल नहीं कर सकता। राज्य में 20 लाख निःशक्त हैं, पर इनमें से दृष्टिबाधित व्यक्तियों का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। हम आपको कुछ ऐसे सफल व्यक्तियों से मिला रहे हैं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी अपना मुकाम बनाया। इनकी एक ही मांग है कि राज्य सरकार इन्हें 4% आरक्षण का पूर्णतः लाभ दे। सरकार आरक्षण का अनुपालन सभी विभागों में कराए और बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराए। देखिए टीवी 45 की खास पेशकश। ये बोलता है, एक मिनट, देखिए ये बोल रहा है, जहां पे हम रखेंगे ये बोलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे टच किया तो ये बोल रहा है फोन, प्ले स्टोर, रिकॉर्डर, ये सारा चीज ये बोल रहा है। आप इसको सिंगल टैप से यूज करेंगे, हम डबल टैप से यूज करेंगे, क्योंकि ये इस सॉफ्टवेयर का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जैसे एक बार हम छुए तो ये ओपन नहीं होता। इस पर हमको ऐसे छू लेने के बाद ये हम स्क्रीन पर कहीं पर भी डबल टच करेंगे। जैसे व्हाट्सएप को मैंने छू लिया था, अब इसको हम स्क्रीन पर कहीं पर भी डबल टैप करेंगे ये इस तरह से, तो ये ओपन होगा। अब ये ओपन हो गया, अब हमको इस तरह से छूना है। ये सारे ग्रुप्स के नाम आ रहे हैं, चैट्स जो हमारे बने हुए वो आ रहे हैं। तो इस तरह से हम करते हैं। अब इसके अंदर जो मैसेजेस हैं ये भी हमें ये सॉफ्टवेयर पढ़ के सुना देता है, तो हम सुनकर काम करते हैं। और इसी तरह से हम कंप्यूटर ऑपरेटर भी, कंप्यूटर वगैरह का भी वर्क करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम भी करते हैं। मैं ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ा हूं। शुरू में हमारी पढ़ाई यहाँ पे रांची में बहु बाजार पर एक स्कूल है, संत माइकल स्कूल फॉर द ब्लाइंड। मैंने 7th क्लास तक वहीं से पढ़ाई करी थी। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था, दिल्ली में 8वां क्लास ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ता रहा, यानी 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, एमए वगैरह जो मैंने किया, आम कॉलेज में आम लोगों के बीच में रहकर मैंने अपनी पढ़ाई की। और ब्रेल लिपि जो होता है वो ब्लाइंड लोगों की एक अलग से लिखावट होती है ना, दृष्टि बाधित लोगों के लिए, जो छू छू कर हम पढ़ते हैं किताबों से। तो अभी मैं जो शिक्षा दे रहा हूं बच्चों को, तो मैंने एनसीईआरटी की या एससीईआरटी की जो किताबें हैं वो मैंने अपने लिए स्पेशल ब्रेल लिपि की किताब मंगवा रखी है। मैं अपनी किताब से पढ़ता हूं और हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी किताब से पढ़ते हैं। इस तरह से मैं पढ़ाता हूं। मैं ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल ना के बराबर करता हूं। मैं लेक्चर मेथड, बोलकर समझाने पर ज्यादा भरोसा रखता हूं। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो मेरे क्लास में जैसे 100-150 बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में तो अब तो 200-250 बच्चे होते हैं एक सेक्शन में, तो मैं अगर जब बोलकर पढ़ाता हूं तो उतने बच्चों में 3 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे तो समझ ही लेते हैं। मैं तो यकीनन कहता हूं कि मेरे क्लास में 99% बच्चे मेरे से समझ जाते हैं। अगर 1% बच्चा नहीं समझता है तो मैं जो तेज बच्चा होता है उनको उठाता हूं और उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखवाकर बाकी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं। डेली रूटीन का कार्य आप कैसे निपटाते हैं, या पारिवारिक जीवन जो है उसको कैसे सामंजस्य करते हैं? मैं खुद सेल्फ डिपेंड हूं। कहीं भी सफर भी करना हो तो मैं अकेला करता हूं। मैं अभी लातेहार से मैं अकेला आया हुआ हूं रांची, और अभी वापस भी मैं अकेला ही जाऊंगा। इवन की कपड़े धोना, कपड़ों में प्रेस करना, मतलब ये है कि मैं जब हॉस्टल में रहा तो मैंने लोगों को देखा कि वो काम खुद कर रहे हैं, तो मेरे दिल में ये ललक हुई कि जब अगला ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता उस काम को। और मैं छू छू कर सारे काम कर लेता हूं। आपको विश्वास नहीं होगा या लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं अकेला अपने से खाना भी बनाकर खा लेता हूं। और हमारे यहाँ, हमारे दृष्टिबाधित समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चे लालन पालन से लेकर घर का सारा काम बखूबी कर रही है और हाउस वाइफ की भूमिका पूरी तरह से निभा रही है। धन्यवाद। हमारे साथ अरुण जी भी हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनके परिवार में कितने ऐसे लोग हैं जो दृष्टिबाधित हैं और कैसे उन्होंने रेलवे तक की नौकरी का सफर तय किया। अरुण जी। सभी को नमस्ते। मेरे घर में 3 लोग जो दृष्टिबाधित है। ये एक तरह की बीमारी है, इसे कहते हैं आरपी,
रेटिना पिगमेंटोसा। ये बाय बर्थ तो समझ नहीं आता, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है, और इसका अभी तक कहीं भी पूरे विश्व में इलाज नहीं है। इस पर डॉक्टर अभी रिसर्च कर रहे हैं। और मैंने भी पढ़ाई इंटर तक प्रिंट के माध्यम से पढ़ा था, क्योंकि मेरा विजन धीरे धीरे जा रहा था। मैग्नीफायर या टेबल लैंप के माध्यम से नियरेस्ट बुक को सटाकर पढ़ना, या मेरी दृष्टि कम थी, अल्प दृष्टि थी, तो वो ज़्यादा लोग मुझे जान नहीं पाते थे कि इसे क्या समस्या है, लेकिन जो मेरे करीबी दोस्त थे वो जानते थे। फिर हम लोगों ने बहुत सारे जब अपनी समस्याएं आई और अज्ञानता, राज्य में बहुत लोग अज्ञान है कि दृष्टिबाधित क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या कानून है, वो कहाँ पढ़ सकते हैं, उनकी कौन कौन से क्षेत्र में उनके लिए रोजगार की सुविधाएं हैं। तो जब मैंने ये सब जाना तो मैं फिर बैंगलोर गया, वहाँ से बहुत सारी ट्रेनिंग की, कंप्यूटर की शिक्षा ली, और मोबिलिटी का, जैसे अभी बड़े भाई अरशद जी ने बताया कि वो स्वयं से, वैसे हम दृष्टिबाधित स्वयं से कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। फिर 2018-19 में मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में झारखंड की महिलाओं की स्थिति, जो दिव्यांग महिलाएं हैं, उनका एक स्पीच भी दिया। यूरोपियन पार्लियामेंट में जब स्पीच दिया तो वहाँ के लोग एक तरह से सुध-बुध गवा गए कि भाई झारखंड जैसे राज्य में दिव्यांग महिलाओं की क्या स्थिति है, क्योंकि एक महिला होना, ऊपर से दिव्यांग होना, ये दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है उन्हें। तो कुछ हमारी विषय थी, हम लोग क्या क्या एक्सेसिबल के रूप में काम कर सकते हैं, सुगमता कैसे ला सकते हैं, या छोटी छोटी परियोजनाओं के माध्यम से लोगों तक जागरूकता कैसे कर सकते हैं। तो भविष्य में मैंने बहुत ऐसे जागरूकता कार्यक्रम किया, जिसके माध्यम से आज कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे रांची जैसे शहर में लोग जानते हैं कि दृष्टिबाधितों के हाथ में जो सफ़ेद छड़ी होती है उसका मतलब क्या है। उनकी आंखों पे चश्मा है तो दूर से ही वो समझ जाते हैं कि उनकी आंखों में कोई समस्या, वो पार्शली रूप से हो या फिर वो पूर्णतः रूप से हो। इस कारवां में हमारे साथ बहुत लोग जुड़े। अभी वर्तमान के रांची के संजय सेठ जी ने भी हमारे साथ एक रैली था, व्हाइट कैन, जो सफ़ेद छड़ी लेकर हम लोग जागरूकता कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को निकालते हैं, वो भी उसमें शामिल हुए। संजीव विजयवर्गीय जी, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह जी, लोग ऐसे बहुत, मैं उन लोगों के साथ जोड़ना चाहता हूं ताकि जिनके माध्यम से जागरूकता बहुत ज़्यादा फैले और लोग जल्दी समझे। अगर हम कुछ 10-20 ब्लाइंड लेकर ही चले तो वो शायद उनको लगेगा कि ये कुछ अपना कार्यक्रम कर रहे होंगे, या फिर उनको, लेकिन जब बड़े लोग आंखों पे पट्टी बांधकर और सफ़ेद छड़ी लेकर चलते हैं तो ये बहुत समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है कि आखिर ये क्या है, उसके पीछे जागरूकता होती है। और जब ये जागरूकता आती है तो फिर धीरे धीरे करके लोग ये समझ जाते हैं कि दृष्टिबाधितों लोगों के लिए जब रोड पर वो स्वयं से मूव करते हैं, वो चलते हैं, उनके सामने आने वाली अवरोधों से हम लोग कैसे उनको बचा सकते हैं, जैसे वो बिना पार्किंग का गाड़ी खड़ा कर देना, इन चीज़ों पर भी हम लोग चाहते हैं कि आने वाला समय में ट्रैफिक जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर, या राज्य में प्रशासन के लोगों से मिलकर इन विषयों को भी हम लोग दूर करें और अपने राज्य को सुगम्य बनाएं, ताकि दृष्टिबाधित भी अपने घर से निकले और स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर सकते हैं, ना कि बिना किसी के ऊपर डिपेंड रह सके। राज्य में कितनी है, संख्या कितनी है दृष्टिबाधितों के? अगर हम लोग आकलन करें तो ये एक पर्टिकुलर ऐसी समस्या है कि हम लोग इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा नहीं, लेकिन जो 2011 और 2023-24 चल रहा है, इसके अनुसार हमारे राज्य में तकरीबन 20 लाख दिव्यांग हैं। और सरकार ऐसे लोगों को एक वोट बैंक समझे, क्योंकि उनकी मांगे रहती हैं और उनको, और 20 लाख से वो 4 परिवार जुड़ते हैं तो लगभग हमारी संख्या 2 करोड़ पहुंच जाती है, 1 करोड़ पहुंच जाती है। तो वो परिवार और दिव्यांग लोगों को जोड़कर हमारी ये संख्या को बढ़ाना होगा। और अब जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, जैसे बड़े भाई अरशद जी ने बताया, इस पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 प्रकार के दिव्यांग थे, अभी 21 प्रकार के दिव्यांग आ गए। तो इन दिव्यांगताओं को भी समाज के सामने लाना है कि आप ये मत समझिए कि आपका जो समस्या है वो एक गंभीर समस्या, ये एक दिव्यांगता का है, और इस दिव्यांगता को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, अगर ये जब फुल एंड फाइनल अगर एक जनगणना हो जाए और इसका एक डाटा निकाला जाए तो ये हमारी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो राज्य में सरकार को भी इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए कि उनके राज्य में या किसी भी राज्य में ऐसी संख्याएं बहुत है जिनके लिए उनको बहुत सारा काम करना है। कानून बनाने से नहीं, कानून का धरातल पर लागू भी करना होगा। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बीते 3 वर्षों से हमारा राज नहीं सकता है उसका पद खाली है,
सरकार उस पद को भर नहीं रही है। अगर हमारी दिव्यांगों की समस्याएं होती है तो वो किसके पर अपना जाकर अपनी समस्या को सुनाए, किसके सामने अपने मांग पत्र को रखे, ताकि उसका कानूनी रूप से उसका पालन कराया जा सके। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि राज्य में जल्द से जल्द दिव्यांग राज्य निःशक्तता आयुक्त का चयन करें, और वैसे लोग जिनको दिव्यांगता का नॉलेज हो, वैसे लोग नहीं जिनको दिव्यांगता के बारे में कोई नॉलेज ना हो, वैसे लोगों को लाया जाए जो दिव्यांगता के बारे में जानते हैं, दिव्यांगों की समस्या, दिव्यांगों के बने कानूनों को अच्छी तरह से जानते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। झारखंड में जो निःशक्तता आयुक्त सहायता राशि दी जाती थी 3,000 रुपया, वो मिल रहा है टाइमली? 1,000 है, वो 3,000 नहीं है। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये पिछले बार 2019 के चुनाव में ये घोषणा भी किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं इसे 2,500 रुपए कर दूंगा। अभी हमारे कितने दिव्यांग आंदोलन भी हैं तकरीबन 80-90 दिनों से, परंतु सरकार अभी इन विषयों पर ध्यान नहीं दे रही है। राज्य में बहुत सारी महिलाओं की समस्या है, जहां प्रोत्साहन राशि विवाह का हो, चाहे उनकी समस्याओं को, इनकी सामाजिक स्वीकार्यता नहीं हो पाती दिव्यांग बहनों की, उनके ऊपर भी सरकार को जागरूक होना चाहिए। सरकार को बैकलॉग वैकेंसी के माध्यम से स्पेशल रिक्रूटमेंट कर इनको जल्द से जल्द रोजगार और सुनिश्चित करनी चाहिए, और एक लचीला कानून बनाना चाहिए ताकि जो दिव्यांगजन है, एक सरकार एक ऐसा ठोस कानून बना देती है कि इसके आगे वो सुन नहीं सके। हमारे संगठन बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात करना चाहती है, पत्राचार के माध्यम से उनके डिपार्टमेंट जो अधिकारी होते हैं उनसे बात कर ताकि जो कानून बनी है उसको हम लोग इजी से वे से धरातल पर लागू करवा सकें। हमारे साथ एक मैडम भी बैठी है, कृपया अपना परिचय देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रूपम कुमारी है। मैं पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हूँ। मैं बचपन से पूर्णतः ब्लाइंड नहीं थी, तो मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू किया। पढ़ाई करते करते मेरी आंखों की रोशनी चली गई। पहले मैं सनलाइट में पढ़ लेती थी, बट जैसे ही मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया उसके बाद धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मैंने एमए किया, ग्रेजुएशन और एमए मैंने सुनकर पढ़ा, तो मुझे इस क्रम में ब्रेल का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उसके बाद फिर मैंने एमए करने के बाद कंपटीशन की तैयारी की। कंपटीशन की तैयारी करने के बाद मैंने इंडियन रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी ली। बट मैं सरकार से कुछ कहना भी चाहूँगी कि जिस प्रकार हमारी लड़ाई सरकार से नहीं होती, सरकारी तंत्र से होती है, उस व्यवस्था से होती है जिसमें सुधार होना बहुत ही आवश्यक है। हम देखते हैं आए दिन, डिसेबल हो या नॉन डिसेबल हो, लड़कियों के साथ कितनी सारी घटनाएं घटती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। चाहे वो घर में तो वो कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होती है क्योंकि वो डिसेबल है, बट बाहर में भी हम देखते हैं कि एक डिसेबल हो चाहे नॉन डिसेबल हो, उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जो नॉन डिसेबल होती है उनके साथ कहीं भी किसी भी प्रकार का व्यवहार किया जाता है, तो उसकी अपेक्षा हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाहर में एक नॉन डिसेबल लड़की अगर बाहर निकलती है, नौकरी करती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, बट कुछ बुरे भी लोग मिलते हैं जो उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो समाज को मेरी यह सूचना है कि समाज में जितनी भी नॉन डिसेबल लड़कियां हैं उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करिए, और कहीं ना कहीं वे उपेक्षा का शिकार होती है, शोषण का शिकार होती है, तो उनके साथ उनका व्यवहार सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि सरकार के द्वारा जितनी भी डिसेबल लोगों को सुविधाएं दी जाती है उसमें लड़कियों को ज़्यादा मौका दिया जाए, जैसे कि पुरुषों की अपेक्षा नारियों को अधिक मौका दिया जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि पेंशन झारखंड में 1,000 है, तो मैं चाहूँगी अगर झारखंड में पेंशन 1,000 है तो वो जितनी भी विकलांग लड़कियां उनके लिए 1,500 की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी को जोहार। मैं नरेश महतो, रांची से। मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ। एक्चुअली मुझे विलेज के क्षेत्र का ज्ञान है। मैं जहाँ तक देख पाता हूँ कि गांव में लोग बहुत सारे भेदभाव करते हैं। दिव्यांग समझ के तो खासकर ना कहीं कोई वैल्यू है, ना कहीं रिस्पेक्ट है, और इसे बहुत सारे दुविधा समझकर उनके साथ व्यवहार किया जाता है। उनकी ना तो बात सुनी जाती है, ना ही कोई उसका कहीं औपचारिकता समझी जाती है। इसलिए मुझे फैमिली से ये बता दिया गया था 10th क्लास तक पढ़ाई करवाने के बाद कि तुम ब्लाइंड हो, तुम
आगे कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं ये न्यूज़ के माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ कि मैं अपनी इच्छा से, अपनी संघर्ष से मैंने नॉर्मल पढ़ाई ग्रेजुएशन की और अभी मैं पीजी कर रहा हूँ। ब्रेल की मुझे बस नॉर्मल जानकारी है। तो मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जागरूकता फैलाई जाए ताकि ब्लाइंड बच्चे आगे बढ़ सके। एक आम लोगों की तरह वो उनका भी अधिकार है जीवन यापन करने का। एनएफबी जिंदाबाद, एनएफबी जिंदाबाद, एनएफबी जिंदाबाद, एसके रुमटा जिंदाबाद, एसके रुमटा जिंदाबाद। ये है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड झारखंड ब्रांच। हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमने संस्था के 2 प्रमुख पदाधिकारी अरशद जी और अरुण सिंह से मुलाकात की और इन्होंने अपनी तकलीफ हमें बताई। ये कहते हैं कि सरकार से जो तय मापदंड है, आरक्षण की जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है और हमें जो सामाजिक एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार से इनका यही नम्र निवेदन है कि इन्हें जो सुविधाएं दी जा रही हैं, आरक्षण दी जा रही है, उसका अक्षरशः पालन हो और जो नौकरियां इन्हें दी जा रही हैं तो नौकरियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो ली जाती हैं उसमें जो उत्तर पुस्तिका या आंसर शीट में लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी योग्यता एक सरकार तय करे, एजेंसी तय करे कि एक स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए कैसे व्यक्ति को आंसर शीट लिखने की जिम्मेवारी दी जाए। ये नहीं कि एक पियून अथवा 10वीं कक्षा के पास आउट बच्चे को आंसर लिखने की सुविधा दी जाए। इसके चलते जो दृष्टिबाधित कई ऐसे योग्य उम्मीदवार हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं परीक्षाओं में। उनकी जो असफलता है उससे वो निराश हो रहे हैं और समाज में एक ऐसा ये संदेश देना चाहते हैं कि दृष्टिबाधित जो है समस्या वो जन्मजात है, इसको एक्सेप्ट किया जाए, सामाजिक एक्सेप्टेंस हो और सरकार की जो नीतियां हैं उसे पूरी तरह लागू की जाए और इन्हें एक जो हमारा देश है उसमें सेम प्लेइंग फील्ड या लेवल इन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। मैं दीपक अपने सहयोगी जयंती के साथ TV 45 रांची।